हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग एनवीएस और केवीएस के टायर 2 एग्जामिनेशन के विषय हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर को देखेंगे। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक थे उसका उत्तर किस तरह से लिखा जाए उसे देख चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे के जो 4 प्रश्न बचे हुए थे उसको देखेंगे। जो लोग इस प्रश्न जो टायर 2 के एग्जामिनेशन के पैटर्न को नहीं जानते हैं उसके लिए आपको बता देता हूं कि जो प्रश्न कुल होंगे वो 70 होंगे, जिसमें 60 ऑब्जेक्टिव, 10 डिस्क्रिप्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव आपका 1 मार्क्स का होगा, जिसमें नेगेटिव 1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने गलत उत्तर दिए। और जो डिस्क्रिप्टिव होंगे वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, तो टोटल 40 हो जाएंगे। इस प्रकार कुल 100 मार्क्स की जो टायर 2 के एग्जाम आपके होंगे। ये थे पैटर्न, एग्जाम पैटर्न किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो आइए हम अपने प्रश्नों पे चलते हैं। जो प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक है उसको आज करेंगे। ये जो सारे प्रश्न से हमने जो 6 प्रश्न के वो इस प्रकार हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड को आदिकाल कहना कहाँ तक तर्कसंगत है, ये वाला प्रश्न हो चुका है। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, ये भी। तीसरा, निर्गुण प्रेमाश्री काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन, ये वाला हो गया है। चौथा, रीतिकाल में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर को स्वधारणा स्पष्ट कीजिए। तथा पांचवा, छायावाद की परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख काव्यगत विशेषताओं। तथा छठा, प्रगतिवादी काव्यधारा पर मार्क्सवाद के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये जो 6 प्रश्न हैं ये हमारे पुराने वीडियो में इसका उत्तर लेखन कराया जा चुका है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 से लेकर 10 तक करेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। ये जो यही प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के उत्तर हैं। आप पुराने वीडियो में जाकर इसे देख सकते हैं। और हम लोग अपने सीधे अपने प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। यह है प्रश्न संख्या 7 आपका प्रश्न। आपसे एक अनुरोध है कि आप प्रश्न को 2-3 बार जरूर पहले पढ़ ले उत्तर लिखने से पहले, ताकि आप प्रश्नों में जो पूछा गया आपको वही आप उत्तर उसका दे सके। प्रश्न है, नाटक साहित्य की वह विधा है जो केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मंचन के लिए होती है। इस कथन के आलोक में नाटक के तत्वों, कथानक, संवाद और अभिनय की विवेचना कीजिए। किसी भी प्रश्नों के उत्तर लिखने के 3 तरीके, उत्तर जो लिखते हैं उसके 3 भाग होते हैं। पहला, परिचय, प्रश्नों के आप परिचय, उसके बाद उसका मुख्य भाग, प्रश्न का मुख्य भाग, और अंत में निष्कर्ष होता है। तो हम इस प्रश्न के सबसे पहले परिचय को देखते हैं कि नाटक साहित्य की वह विधा है जो केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मंचन के लिए होती है। यह कथन पूरी सत्य है, क्योंकि नाटक का वास्तविक सौंदर्य और पूर्णता मंच पर अभिनय के दौरान ही प्रकट होती है। अर्थात जो नाटक है वो केवल पढ़ा नहीं जाता है, जब तक उनका मंचन न हो तो उसे संपूर्ण उसका साहित्यिक बोध और संपूर्ण जो उसका सौंदर्य है, वास्तविक सौंदर्य और पूर्णता, वो पूरी नहीं होती है। इसलिए नाटक, एक अच्छा नाटक जब तक मंच पर अभिनय के दौरान प्रकट नहीं होता है तो नाटक नहीं माना जाता। यह एक सामूहिक कला है जो कथानक, कहानी, संवाद, बातचीत और अभिनय प्रदर्शन के माध्यम से दर्शकों के सामने यथार्थ का सजीव चित्रण करती है। अर्थात जो आप कहना चाह रहे हो उसका आप नाटक के माध्यम से उसका सजीव चित्रण पाठक के सामने करते हैं। इस कथन के आलोक में नाटक के 3 प्रमुख तत्वों की विवेचना निम्नलिखित है। जो ऊपर प्रश्नों में पूछा गया था आपसे कि नाटक के जो तत्व है, कथानक, संवाद और अभिनय, उसकी विवेचना, तो यहाँ हम उसकी विवेचना करेंगे। कथानक, जिसे आप अंग्रेजी में प्लॉट भी कहते हैं। कथानक नाटक का आधार स्तंभ है। मंचन की दृष्टि से इसमें निम्नलिखित विशेषताएं अनिवार्य हैं। विशिष्टता, नाटक की कहानी ऐसी होनी चाहिए जिससे रंगमंच की सीमाओं के भीतर दिखाया जा सके। अर्थात नाटक की कहानी रंगमंच के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसी कहानी ना हो जिसे रंगमंच पर खेला ही नहीं जा सके, उसे किया तो उसे नाटक का मंचन करने में काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना हो। ऐसी कहानी से नाटक खराब हो जाती है। इसलिए नाटक क्या होना चाहिए, रंगमंच की सीमाओं के भीतर हो उसका कहानी। उसके बाद गतिशीलता, उपन्यास की तरह इसमें लंबा वर्णन नहीं होता। यहाँ कहानी घटना और क्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ती है। उपन्यास आप पढ़े होंगे कि काफ़ी बड़ी मोटी चौड़ी बुक होती है, लेकिन नाटक में क्या होता है, उतनी उसका लंबा वर्णन नहीं होता। उसमें एक कसाव होती है, वो घटना और क्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ती है। उसका द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, मंच पर दर्शकों को बांधे रखने के लिए कथानक में विरोध या मानसिक द्वंद्व का होना आवश्यक है, जो जिज्ञासे बनाए रखता है। अर्थात जो नाटक के पात्र हैं वो अपनी द्वंद्व के कारण, अपने द्वंद्वात्मक संवाद के कारण जो आपका दर्शक है उसे बांधे रखना चाहिए कि दर्शक के अंदर एक सवाल उसके अंदर भी उठता हो कि द्वंद्व
कि सिचुएशन में ये हमारा जो पात्र है वो किस प्रकार के निर्णय लेगा। हम इसके उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में राष्ट्रीय संकट और नायक का संघर्ष कथानक को प्रभावशाली बनाता है। जो जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त, उसमें क्या होता है, एक और तो राष्ट्रीय संकट है और दूसरी ओर नायक का खुद का संघर्ष है, उसके प्रेम प्रसंग है। तो इस प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं, मानसिक द्वंद्व, वो आपके नाटक को और भी प्रभावशाली बनाता है। तो ये थे कथानक के प्रमुख विशेषता। अब हम लोग देखते हैं संवाद, जिसे आप अंग्रेजी में डायलॉग भी कहते हैं। संवाद नाटक का सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि नाटककार स्वयं कुछ नहीं कहता, पात्र ही बोलते हैं। अर्थात जो नाटक लिखा है वो तो मंच पर मंचन खुद कर नहीं रहा है, तो उसके पात्र ही उसकी अभिव्यक्ति को दर्शकों के सामने रखेंगे। इसलिए जो नाटक का सबसे संवाद जो सबसे सशक्त माध्यम है। पात्रानुकूलता, अर्थात पात्र के अनुकूल होना चाहिए संवाद। संवाद पात्रों की शिक्षा, स्वभाव और सामाजिक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात अगर कोई पात्र गांव का है तो उसकी भाषा शैली भी गांव की जैसी होनी चाहिए, और कोई विदेश का पात्र हो तो उसकी भाषा शैली उस स्थान के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि पात्र के साथ हमारी तादात्म्य हो सके। उसके बाद क्या होता है, संक्षिप्तता। मंचन के लिए लंबे भाषण उबाऊ हो सकते हैं। आप भी जानते हैं कि जब आपको कोई लंबा भाषण दे रहा होता है तो आप उबने लगते हैं। इसलिए संवाद छोटे, चुस्त और कसे हुए होने चाहिए। कथोपकथन, संवादों के माध्यम से ही कथा आगे बढ़ती है। कथा कैसे बढ़ती है, संवाद के माध्यम से ही बढ़ती है, और पात्रों के चरित्र का उद्घाटन होता है। जिस तरह पात्र अपने संवाद करते हैं, उससे क्या होता है, पात्र का चरित्र भी दिखता है, प्रकट होता है, वो किस तरह का पात्र है। उदाहरण देखते हैं। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में संवाद अत्यंत मार्मिक और मनोवैज्ञानिक है। जो मोहन राकेश के नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जिसमें कालिदास और उसकी प्रेमिका की जो कहानी है, उसका संवाद अत्यंत मार्मिक है और हृदय को छू लेता है, और मनोवैज्ञानिक भी है कि किस प्रकार एक प्रसिद्धि पाने हेतु जब मनुष्य अपने द्वंद्वात्मक संघर्षों से गुजरता है। अब जो होता है कि उसके बाद क्या है, अभिनय, एक्टिंग। यह वह तत्व है जो नाटक को साहित्य की अन्य विधाओं जैसे कहानी या कविता से अलग करता है। जो अभिनय है वो क्या करता है, जो कहानी की अन्य विधाएं जैसे कहानी और कविता, उसमें क्या होता है, आप कुछ पढ़ लेते बस, लेकिन आपको अभिनय नहीं करना होता है। तो ये इसकी अलग विधा है। अभिनय के 4 प्रकार मंचन को पूर्ण बनाते हैं। अभिनय 4 प्रकार से हो सकते हैं। पहला तो आंगिक, अर्थात शरीर के अंगों और मुद्राओं द्वारा भाव प्रदर्शन। वाचिक, संवादों के सही उतार चढ़ाव और स्पष्ट उच्चारण द्वारा। आहार, अर्थात वेशभूषा, मेकअप और मंच की सजावट के द्वारा। अर्थात रावण का अगर वेश आप रावण के रूप के नहीं बनेंगे तो आपकी नाटक की जो नाटकता है वो खत्म हो जाएगी। अर्थात इसलिए वेशभूषा के माध्यम से भी अभिनय होती है। और सात्विक, अर्थात अंतरात्मा के भावों जैसे आंसू, रोमांच का स्वाभाविक प्रदर्शन। अर्थात आप सात्विक दिखिए। अगर जो आपका पात्र है और उसकी जो अभी मानो उससे एक्टिंग में उसके जो संवाद है वो रोने का हो, तो उसके आंखों से आंसू दिखने चाहिए, स्वाभाविक उसका प्रदर्शन होना चाहिए, जिससे कि आपकी अभिनय पाठकों को छूती है। तो अब हम लोग निष्कर्ष से पहुंचते हैं। बिना रंगमंच जिसे स्टेज कहते हैं, और अभिनेताओं की नाटक केवल एक साहित्यिक कृति बनकर रह जाता है। जो नाटक है अगर उसमें रंगमंच और अभिनेता ना हो तो वो क्या होता है, एक केवल साहित्यिक कृति हो जाती है। जब कथानक, संवाद और अभिनय का तालमेल होता है तभी नाटक अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। अर्थात नाटक में जब कथानक, संवाद और अभिनय का तालमेल हो तब नाटक अपनी संपूर्णता और सार्थकता सिद्ध करता है। तो ये थे ये प्रश्नों के उत्तर। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी की स्थिति के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, ये प्रश्न है। अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी भूमिका या प्रस्तावना देखते हैं। किसी भी राष्ट्र में भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता और प्रशासन का आधार भी होती है। अर्थात भाषा केवल संप्रेषण जिसे कम्युनिकेशन भी कहते हैं उसका माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और प्रशासन का आधार भी होती है। भारत जैसे बहुभाषी देश जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं में भाषाओं के संतुलन उपयोग के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए। भारत आप जानते हैं इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब भारत जैसे बहुभाषी देश, उसमें क्या है, भाषाओं के बीच एक संतुलन उपयोग के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए। इसी संदर्भ में राजभाषा और राष्ट्रभाषा की अवधारणाएं सामने आती है। अब हम देखते हैं क्या राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है। अंतर के आधार को पहले जानेंगे, उसके आधार पर हम लोग अंतर को देखते हैं। अर्थ पहले समझते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है।
राष्ट्रभाषा क्या होती है? यह भाषा पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और एकता का प्रतीक हो। राजभाषा क्या है? वह भाषा जिसका उपयोग सरकारी प्रशासन और सरकारी कार्यों में किया जाता है। स्वरूप के रूप में देखते हैं कि स्वरूप राष्ट्रभाषा का क्या होता है? वो भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व अधिक रखता है। वहीं राजभाषा का प्रशासनिक और व्यवहारिक महत्व अधिक है। कानूनी स्थिति देखते हैं दोनों की। भारत के संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। वहीं राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा हिंदी, जो कि देवनागरी लिपि है। उद्देश्य क्या होता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा का? तो राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखता है। वहीं राजभाषा शासन प्रशासन के कार्यों का संचालन करने में सहयोग की भूमिका निभाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में हिंदी संबंधी क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 343 में क्या दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय वाला, जो 1 2 3 इस तरह से लिखे जाते हैं वो होगा, अंक होगा। प्रारंभ में 15 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई थी। जो शुरुआत के 15 वर्ष थे उसमें अंग्रेजियों की प्रयोग की अनुमति भी दी गई, जिससे संविधान संशोधन के साथ बढ़ाते ही क्या। अगला है अनुच्छेद 344। इसमें क्या है कि राजभाषा संबंधित प्रगति की समीक्षा के लिए आयोग और संसदीय समिति की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 345, इसमें क्या है कि राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार दिया गया। अर्थात अगर आप असम से तो आसमीज, बंगाल से तो बंगाली, जिस भी राज्य को अपनी राजभाषा है उसको चुनने का अधिकार इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 346 में राज्यों और संघ के बीच तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 347 में यदि किसी राज्य की जनता का कोई वर्ग किसी भाषा को मान्यता देने की मांग करे तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता दे सकते हैं। अनुच्छेद 347 में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और विधायिक कार्यों में अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधायी परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अनुच्छेद 350 में नागरिकों को किसी भी भाषा में शासन को आवेदन देने का अधिकार। अनुच्छेद 350A में भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। वहीं अनुच्छेद 351 में संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार को बढ़ावा दे ताकि वह भारत की समस्त भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करके संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो सके। अर्थात बहुभाषाविद में एक संपर्क भाषा जो एक प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेशों से जोड़ने में हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जबकि किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक के प्रावधान हिंदी के विकास, प्रशासनिक उपयोग और भाषा विविधता के संरक्षण को संतुलित रूप से सुनिश्चित करते हैं। तो ये थे प्रश्न। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन शिक्षा में वरदान या अभिशाप विषय पर एक रचनात्मक लेख लिखिए जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का संतुलन। अर्थात विषय क्या है? स्मार्टफोन शिक्षा में वरदान है या अभिशाप। इस पर एक आपको रचनात्मक लेख लिखना है जिसमें दोनों पहलू, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का उसमें संतुलन। हम लोग देखते हैं इसका भी प्रस्तावना। आधुनिक युग में तकनीक ने मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। आप जान रहे हैं कि आज हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है और शिक्षा का क्षेत्र इससे छूता नहीं है। एक समय था जब शिक्षा केवल स्कूल की 4 दीवारी और भारी वस्तुओं तक सीमित थी, लेकिन आज स्मार्टफोन ने पूरी दुनिया के ज्ञान को एक छोटी सी स्क्रीन में समेट दिया है। एक समय था क्या जब शिक्षा आपको स्कूल जाकर ग्रहण करना होता था या पाठशाला में या आश्रम में जाकर, लेकिन आज क्या हो गया? ये स्मार्टफोन ने पूरी दुनिया के ज्ञान को एक छोटी सी स्क्रीन में सिमट दिया। आपने देखा कि लॉकडाउन के दौरान सारे बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन में क्लास अपने मोबाइल के माध्यम से कर रहे थे। यह बहस का विषय है कि यह उपकरण विद्यार्थियों के लिए वरदान है या अभिशाप। तो अब क्या है बहस कि ये जो उपकरण है ये विद्यार्थियों के लिए अभिशाप है या वरदान है। शिक्षा के क्षेत्र में वरदान, पहले हम लोग इसके सकारात्मक पक्ष को देखते हैं। स्मार्टफोन ने शिक्षा को लोकतांत्रिक और सुलभ बना दिया है। इसके सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? ज्ञान का असीमित भंडार,
गूगल, विकिपीडिया और यूट्यूब जैसे मंचों के माध्यम से विद्यार्थी कठिन से कठिन विषयों को आसानी से समझ सकते हैं। क्या हो गया कि हमारे ज्ञान का जो भंडार असीमित हो गया है, हम कहीं से भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी, कभी भी पढ़ाई। अर्थात अब हम किसी जगह बैठकर और कहीं भी जब मन हो हम पढ़ सकते हैं। ई बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कोर्सेरा के ने स्थान और समय की बाधा को समाप्त कर दिया है। अब एक गांव में बैठा बच्चा भी विश्व स्तरीय शिक्षकों से पढ़ सकता है। अर्थात अब एक गांव का बच्चा भी भारत के उच्च स्तरीय शिक्षकों से अपने घर में बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। दिस सब माध्यम अर्थात ऑडियो और विजुअल माध्यम से भी शिक्षा को और भी आसानी बनाया गया है। जटिल वैज्ञानिक प्रयोगों या ऐतिहासिक घटनाओं को वीडियो के माध्यम से देखना अधिक प्रभावी होता है, जिससे विषय लंबे समय तक याद रहता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी पावर, रिटेंशन की जो कैपेसिटी है, शक्ति है, वो बढ़ जाती है। संवादात्मक शिक्षण अर्थात जूम और गूगल मीट जैसे ऐप्स ने शिक्षकों और छात्रों के बीच की दूरी कम कर दी, जिससे संदेहों का निवारण तुरंत संभव है। पहले क्या होता था, अगर आपको कोई समस्या, डाउट हो तो आपको अगले दिन टीचर के आने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज के दौर में क्या हो, आप जूम या गूगल मीट जैसे ऐप के माध्यम से तुरंत अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में इसका अभिशाप अर्थात इसमें नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा है। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि यदि इसका प्रयोग अनियंत्रित हो तो यह शिक्षा के लिए घातक सिद्ध होता है। अर्थात किसी भी चीज़ का जब आपका प्रयोग अनियंत्रण हो जाता है, आपके नियंत्रण से बाहर होता है, तो उसका दुष्प्रभाव आपके लिए घातक साबित होता है। सबसे पहले क्या होता है, एकाग्रता का अभाव। आप क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर एकाग्र नहीं हो पाते, आपका मन भटकता रहता है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और गेमिंग की लत विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटका देती है। निरंतर आने वाले नोटिफिकेशन डीप वर्क, गहन अध्ययन में बाधा डालते हैं। आप देखते हैं कि कभी आप पढ़ने बैठे, कुछ व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब करते हैं, कभी फेसबुक, कभी इंस्टा, कभी यूट्यूब। फिर आपको मन करता है कि एक बार नोटिफिकेशन देख लें, जिससे कि आपकी एकाग्रता जो होती है वो हट जाती है, जिससे आप एकाग्र नहीं रह पाते हैं, आप विषय वस्तु के साथ टिके नहीं रह पाते हैं। दूसरा नेगेटिव जो नकारात्मक पक्ष है वो क्या है कि स्वास्थ्य पर प्रभाव। घंटों स्क्रीन देखने से आंखों की रोशनी कम होना, अनिद्रा जिसे इंसोम्निया भी कहते हैं, और शारीरिक सक्रियता में कमी जैसी समस्या पैदा हो रही है। अर्थात आप एक ही जगह कुर्सी पर बैठे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपकी जो फिजिकल शारीरिक क्षमता वो कम हो रही है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद तीसरा क्या होता है, भ्रामक जानकारी। इंटरनेट पे हर जानकारी सही नहीं होती। आप देखते हो कि डीप फेक आजकल चल रहे हैं, एआई के थ्रू गलत गलत जानकारियाँ परोसी जा रही है, तो विद्यार्थी अक्सर गलत या अधूरी जानकारी का शिकार हो जाते हैं। अर्थात आप ये समझ नहीं पाते कौन सी जानकारी सही और कौन सी गलत है, इसका आप शिकार हो जाते हैं, जिससे कि आपका जो ज्ञान है वो भ्रामक और अधूरा ज्ञान आप प्राप्त कर पाते हैं। उसके बाद क्या है कि लेखन कौशल में गिरावट। क्या हो गया कि डिजिटल युग में टाइपिंग बढ़ने से छात्रों के हस्तलिपि मौलिक लेखन की क्षमता कम होती है। आजकल क्या हो गया, आप हर चीज़ डिजिटल कर रहे हैं, लिखते भी नहीं, कभी कभी टाइपिंग कर देते हैं या पीडीएफ बनवा लेते हैं। इससे क्या, जो आपकी जो लेखन कौशल थी, जो आपकी सोचने, संवरने और लिखने की जो खूबसूरती थी, वो कम होती जा रही है। आपकी कौशलता, लेखन की जो आपका लेखन कौशल था, उसमें गिरावट आ रही है। हम लोग निष्कर्ष से पहुँचते हैं। वास्तव में स्मार्टफोन स्वयं में ना तो वरदान है ना ही अभिशाप, यह केवल एक उपकरण है। स्मार्टफोन क्या है, अभिशाप और वरदान नहीं, बल्कि एक टूल है, उपकरण है, जो कि जिसके अगर आप सही प्रयोग करते हैं तो आपको इसका अच्छे फल मिलेंगे, और गलत प्रयोग से आपको गलत परिणाम मिलेंगे। इसका प्रभाव पूरी तरह से इसके उपयोगकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। अर्थात जो उपयोग करता है उसके विवेक पर निर्भर करता है। यदि इसे अनुशासन और समय सीमा के साथ प्रयोग किया जाए तो यह शिक्षा का सबसे बड़ा सहयोगी है। वहीं यदि यह विद्यार्थी के समय और चरित्र पर हावी हो जाए तो यह अभिशाप बन जाता है। अर्थात कि जो उपयोग करने वाले हैं इस टूल का, उसके विवेक पर निर्भर करता है कि आप इसे अपने लिए अभिशाप बनाते हैं या वरदान बनाते हैं। अतः वर्तमान समय की मांग, जो आप इससे दूर भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये वर्तमान समय की मांग है, डिजिटल वर्जन। अर्थात वर्तमान समय की मांग डिजिटल वर्जन नहीं बल्कि डिजिटल अनुशासन है। अर्थात आज के समय में आपको डिजिटल अनुशासन होना होगा, आपको उसके साथ एक तारतम्य बनाकर अपने लिए जो उपयोगी है उसे यूज करना है, और जो आपका उसका नेगेटिव प्रभाव को, उससे आपको अपने आप को बचा कर रखना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कबीर की प्रासंगिकता आज के दौर में विषय पर एक निबंध लिखिए जिसमें उसके सामाजिक सुधारक के रूप में प्रकाश डाला गया। तो पूछा गया प्रश्न में क्या है कि जो कबीर की प्रासंगिकता है आज के दौर में किस प्रकार है, जिसमें उसके सामाजिक सुधारक
के रूप में प्रकाश डाला, अर्थात कबीर को एक सुधारक, सामाजिक सुधारक के रूप में दिखाया गया हो। हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसकी भूमिका को देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास के विचार आज के आधुनिक युग में और भी प्रासंगिक हो गए। क्या हो गए कि जो उसके विचार थे आज के युग में तो और भी प्रासंगिक हो गए। कबीर केवल भक्त कवि नहीं थे, बल्कि एक निर्भीक क्रांतिकारी विचारक थे, जिन्होंने समाज की कुरीतियों पर करारा प्रहार किया। अर्थात वो केवल कवि नहीं थे, बल्कि एक विचारक भी थे, जो समाज में फैली कुरीतियों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से करारा प्रहार किया है। आज जब विश्व सांप्रदायिकता, जातिवाद और पाखंड की चुनौतियों से जूझ रहा है, तो कबीर का सत्य मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो आज के दौर में क्या आप देख रहे हो कि सांप्रदायिकता हो रही, जातिवाद है, पाखंड है, क्षेत्रवाद है, तो ये सभी समस्याओं के बीच कबीर का जो सत्य है वो हमारे लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। हम लोग कबीर को एक समाज सुधारक के रूप में किस प्रकार देखते हैं उसे समझते हैं। कबीर के सामाजिक सुधारों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहले सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक एकता। कबीर क्या करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से? सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक एकता का संदेश देते हैं। कबीर के समय में भी हिंदू मुस्लिम वैमनस्य चरम पर था। उन्होंने दोनों पक्षों के पाखंड पर प्रहार किया। अर्थात कबीर ने क्या कि उस समय जब कबीर के समय था उस समय भी हिंदू मुस्लिम की जो अंदर वैमनस्य था वो काफ़ी चरम पे था। उन्होंने दोनों पक्षों के जो पाखंड लोग थे उस पर प्रहार किया। उनका प्रसिद्ध कथन आज भी नफरत मिटाने का मंत्र है, अल्लाह एके नूर उपजाया ताकि कैसी निंदा। अर्थात उन्होंने राम और रहीम को एक ही शक्ति के दो नाम बताकर समाज को धार्मिक ससुनों का पाठ पढ़ाया। अर्थात दोनों संप्रदाय को बताया कि दोनों एक ही हैं, इसलिए आप सभी लोग प्रेम सद्भाव के साथ समाज में रहकर अपने विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। अगला क्या है कि जातिवाद और छुआछूत का विरोध। कबीर ने जन्म के आधार पर शिष्टता को सिरे से निकाला। उन्होंने सवाल किया कि यदि विधाता ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है। इसलिए वो जातिवाद पर एक प्रहार भी करते, क्या जो तू बावन बभनी जाया तो आन बांट काहे नहीं आया। उसका यह तर्क आज की जातिगत भेदभाव वाले समाज के लिए तार्किक चुनौती है। आज भी आप देख रहे हैं समाज में जातिवाद और छुआछूत चल ही रहा है, पूरी तरह से तो खत्म हो ही नहीं पाया। तो कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जो उस अपने समय काल में थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ आडंबर और पाखंड पर प्रहार। कबीर दिखावे की भक्ति के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने पत्थर पूजने, माला फेरने और अजान के शोर पर तीखे कटाक्ष किए। क्या है देखते हैं कि काकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। अर्थात वे हृदय की शुद्धता और नैतिकता को ही असली धर्म मानते थे। वे जो ये आडंबर थे उससे ये ढकोसला मानते थे, उसे समाज में कुरीति के रूप में देखते थे। अगला क्या है, मानवतावाद और प्रेम का संदेश। आज के सूचना युग में जहाँ संवेदनशीलता कम हो रही है, आप देखते ही होंगे फेक न्यूज के मार्केट बने हैं, इंटरनेट पे हर समुदाय के खिलाफ एक फेक नेरेटिव बनाए जा रहे हैं। उसी तरह बता रहे हैं क्या कि आज के युग में जहाँ संवेदनशीलता कम हो रही, कबीर का ढाई आखर प्रेम का सिद्धांत अंत्यत आवश्यक है। जब हमारे आज के समय में वैमनस्य बढ़ती जा रही तो उस समय क्या है, ढाई आखर जो प्रेम का है, अर्थात प्रेम से ही समाज को जीता जा सकता है, वो अत्यंत ही आवश्यक है। उसके अनुसार पोथियाँ पढ़कर कोई विद्वान नहीं बनता, बल्कि जो मानवता से प्रेम करे वही असली ज्ञान है। अर्थात जो प्रेम को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। केवल मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर भी आप अगर संप्रदायों के बीच नफरत, द्वेष और समाज को बांटने का काम करते तो आप विद्वान नहीं बल्कि आप सबसे बड़े अनपढ़ हैं। लेकिन जो मानवता से प्रेम करे, जिसने प्रेम के महत्व को समझ लिया, वही सबसे बड़ा असली ज्ञानी और महान है। हम लोग अब देखते हैं कि आज के दौर में कबीर की प्रासंगिकता क्या है। वर्तमान समय में कबीर की प्रासंगिकता उनके तार्किक दृष्टिकोण के कारण है। सोशल मीडिया और फेक न्यूज के दौर में कबीर की आखन देखी अनुभव जन सत्य की सीख हमें अफवाहों से बचाते। अर्थात आप हर फेक नेरेटिव पे विश्वास ना कर ले, जब तक अपने आँखों, अनुभवों और उसकी प्रामाणिकता को समझ नहीं ले तब तक उन फेक नेरेटिव में आप ना फंसे, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में उनकी सादगी भरी जीवन शैली के उदाहरण। अर्थात आज हम लोग भौतिकवादी, हम हर चीज़ के पीछे भाग जा रहे हैं, हमारे अंदर हर चीज़ को कंज्यूम करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, हम पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में उनकी सादगी भरी जीवन शैली एक उदाहरण कि हमें
सादगी से रहकर अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। भ्रष्टाचार और नैतिकता के विरुद्ध कबीर का निर्भय स्वर आज के नागरिकों को जागरूक बनाता है। अर्थात आज भी आप देखते हैं सिस्टम में भ्रष्टाचार और अनेक काम बढ़ चुके हैं। जो कबीर का निर्भय अर्थात जब कोई भ्रष्टाचार समाज में हो रहा हो तो हमें निर्भीक होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। ये कबीर की निर्भय स्वर आज के नागरिकों को जागरूक बनाने में मदद करती है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। कबीर एक ऐसे वैद्य थे जिन्होंने समाज की नब्ज पकड़कर उसका सटीक इलाज बताया। उनके विचार किसी कालखंड विशेष के लिए नहीं, अर्थात वो केवल अपने समय काल के लिए नहीं थे, बल्कि हर काल कर्म के लिए, जो आज के दौर में आने वाले समय के लिए भी ये प्रासंगिक रहेंगे ही, बल्कि सार्वकालिक है। उनके विचार किसी कालखंड विशेष के लिए नहीं, बल्कि सार्वकालिक अर्थात हर काल के लिए है। जब तक समाज में भेदभाव, नफरत और पाखंड रहेगा, कबीर का शब्द मसाल बनकर हमें रास्ता दिखेगा। अर्थात जब भी समाज में ये नफरत, भेदभाव, पाखंड रहेगा, तब तब कबीर का शब्द हमें मसाल बनकर, ज्योति बनकर हमारे रास्ते को हमेशा दिखाएगा, हमें सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता रहेगा। तो इस प्रकार कबीर आज भी उतने प्रासंगिक थे जितने अपने समय काल में थे। तो ये थे हमारे कुल 10 प्रश्न, जिसका उत्तर हम लोगों ने देख लिया किस तरह लिखा गया है। फिर हम लोग एक 10 प्रश्नों का सेट लाएंगे, उसके उत्तर को देखेंगे। जब तक एग्ज़ाम चलता, एग्ज़ाम का डेट शायद 29 या 29 को है, तब तक ये चलता रहेगा सीरीज। आप सभी इससे लाभान्वित होते रहें। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स के नीचे ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।